हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के हमारे स्टूडियो में। आज हम पॉलिटी की 5th क्लास का रिवीजन करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इस सीरीज़ में हमारी पॉलिटी की क्लासेस जो नवीन शर्मा सर द्वारा RWA चैनल पर करवाई जा रही हैं उनका रिवीजन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट और चार्टर एक्ट 1833 का, 13 का और चार्टर एक्ट 1853 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? 1784 में। यह एक्ट ब्रिटिश पीएम विलियम पिट द्वारा तैयार किया गया। ये फोकस बिल में संशोधन करके तैयार किया गया था। ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया था पिछली वीडियो में, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्त किए थे। कितने किए थे? 24। तो इस एक्ट के तहत, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को दो तरीके से बांट दिया गया, एक तो व्यापार और एक राजनीतिक। मतलब कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य अलग अलग कर दिए गए। इसमें जो कंपनी के व्यापारिक कार्य अलग किए गए थे, उसमें उनमें प्रमुख बनाया गया BOD को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जिसमें 24 मेंबर थे। और राजनीतिक कार्यों के लिए नियुक्त किया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को, जिसमें कितने मेंबर थे? 6 मेंबर। और इस राजनीति वाले में क्या क्या मामले होंगे? नागरिक संबंधी मामले। और BOC का अध्यक्ष कौन होगा? ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य। इसके साथ एक और प्रावधान बनाया गया, BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स की अनुमति के बिना कोई भी गवर्नर जनरल न तो किसी राज्य से संघर्ष और न ही किसी राज्य को कोई आश्वासन देगा। इस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से भारत का कंपनी द्वारा अर्जित क्षेत्र अब ब्रिटिश भारत कहलाने लगा था। गवर्नर जनरल को परिषद में अब 3 सदस्य होंगे। इससे पहले गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य होते थे, लेकिन इस एक्ट के तहत अब गवर्नर जनरल की परिषद में केवल 3 सदस्य कर दिए गए थे। अन्य प्रांतीय गवर्नर की परिषद में 3 सदस्य होंगे। इसके साथ साथ गवर्नर जनरल को इतनी शक्ति दी गई कि वो प्रांतीय सरकार की विफलता पर उन्हें बर्खास्त कर सकता था। और जो एक गवर्नर जनरल की 3 सदस्यीय परिषद बनाई गई थी, उसमें से एक सदस्य का कमांडर इन चीफ होना आवश्यक था। कमांडर इन चीफ मतलब जो कोई किसी भी युद्ध या फिर कैसी भी स्थिति में जो किसी सेना का प्रमुख हो, जो एक सेनापति की तरह उसको कमांड करे। देखिए आगे 1786 एक्ट। इसके तहत जो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, उसमें थोड़ा बहुत चेंज किया गया। गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद का निर्णय निरस्त कर सकता था और कमांडर इन चीफ अब गवर्नर जनरल को बना दिया गया था। ठीक है, इन दोनों शक्ति होने के कारण कहा गया कि इसके पास क्या होगी? ये वीटो पावर होगी, किसी भी निर्णय को निरस्त कर सकता है और कमांडर इन चीफ अब गवर्नर जनरल ही होगा। अब देखो छोटा सा, जो 1793 का एक्ट था, उसमें कंपनी के लाइसेंस को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। और BOC का वेतन अब भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स थे, कितने मेंबर थे उसमें? 6। अब उनका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, ये कहा गया। और इसके साथ साथ ब्रिटिश सरकार को सालाना 5 लाख रुपए देंगे। इसके बाद चार्टर एक्ट 1813। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार खत्म कर दिया गया। ठीक है, आपके पास पूछ लिया कि किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार खत्म कर दिया गया, तो आप आंसर देंगे 1813। लेकिन इसका कुछ अपवाद है। वो अपवाद क्या है? चाय पर अधिकार। चाय पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार रहा और इसके साथ साथ चीन के साथ व्यापार करने पर भी ईस्ट इंडिया का एकाधिकार रहा। एकाधिकार का मतलब क्या है? जहाँ केवल वही व्यापार कर सकते थे, केवल अंग्रेज ही व्यापार कर सकते थे। मतलब पूर्व के देशों में केवल अंग्रेज ही चाय का व्यापार कर सकते थे और चीन के साथ व्यापार भी केवल अंग्रेज ही कर सकते थे और अन्य शक्तियाँ नहीं। 1813 एक्ट। इसकी देखो प्रमुख बातें क्या हैं। ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार की छूट दी गई। अब भी देखो भारत में कितने प्रतिशत ईसाई हैं? सिखों से ज़्यादा ईसाई हैं। तो इस 1813 के एक्ट में ईसाइयों को अपने धर्म का प्रचार करने की छूट दी गई थी। तो उस समय बहुत ईसाई धर्म का प्रचार हुआ। और अब आप लोग बता सकते हैं कि भारत में कितने % ईसाई हैं? तो भारत में भी 2.3% जनसंख्या किसकी है? ईसाइयों की। ठीक है, भारत में आने वाला पहला ईसाई मिशनरी कौन था? थॉमस डी अपोस्टल, जो कहाँ आया? केरल में। कब? 52 AD में। भारत में पहली चर्च कौन सी थी? सेंट थॉमस चर्च। ये कहाँ बनी है? केरल में 52 AD में। भारत में यूरोपीय शैली की पहली चर्च ये बनी 1508 में। कहाँ? त्रिशूर, केरल में। सेंट फ्रांसिस चर्च इसको कहा जाता है। 1818 में श्री रामपुर मिशन के तहत बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज की स्थापना हुई और इस
श्रीरामपुर मिशन के प्रमुख मुख्य बेसिक कौन थे? कैरी। और अन्य 2 पादरी कौन कौन थे? जोशुआ मार्शमैन और विलियम वार्ड। इसमें बताया गया कि 1813 के एक्ट के अनुसार 1 लाख वार्षिक शिक्षा पर खर्च होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे चार्टर एक्ट 1833। तो 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा। पहले तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, फिर जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उसे ही भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? विलियम बेंटिंक। ठीक है, इसका कार्यकाल कितना है? 1828 से 34 तक। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद पूरे भारत के लिए विधि बनाएगी। ये किस चार्टर एक्ट में बात कही गई है? चार्टर एक्ट 1833 में। जो भी प्रांतीय गवर्नरों के पास विधि बना नहीं सकती थी वो इस एक्ट के तहत बिल्कुल छीन ली गई। और इस 1833 के एक्ट के तहत अब फिर से गवर्नर जनरल की परिषद में अब 4 सदस्य होंगे, और 4 सदस्य में से एक सदस्य ऐसा होगा जिसे विधि का ज्ञान होगा, विधि सदस्य होगा। और पहला विधि सदस्य कौन था? मैकाले। देखो इसके साथ प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई? 1834 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? मैकाले। कुल कितने सदस्य होते थे? इसमें 4 होते थे। हम देखो आईपीसी की नींव इसी विधि आयोग के द्वारा रखी गई। ठीक है, और आईपीसी बना कब? 1860 में। लागू कब हुआ? 1 जनवरी 1862 में। इसमें टोटल 511 धाराएं हैं, और वर्तमान में आईपीसी का नाम बदलकर बीएनएस कर दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता, जिसमें 368 धाराएं हैं। अब देखो आज़ाद भारत का प्रथम विधि आयोग ये कब बनाया गया? 1955 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? MC सीतलवाड़, मोतीलाल चिगमन लाल सीतलवाड़। और आपसे पूछ ले कि वर्तमान में कौन सा विधि आयोग चल रहा है, कौन सा लॉ कमीशन चल रहा है, तो आप बताएंगे 23वां। ये कब से कब तक है? 1 सितंबर 2024 से 31 दिसंबर 2027 तक। मतलब कितने दिन के लिए होता है? 3 साल के लिए, 3 ईयर्स। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? BP सिन्हा। विधि आयोग का कार्य कानूनों का आंकलन करना। ये विधि एवं न्याय मंत्रालय की सलाहकारी संस्था होती है। इस 1833 के एक्ट के तहत कंपनी का व्यापार पर अधिकार पूर्णतः खत्म कर दिया गया। कि कंपनी का व्यापार पर अधिकार खत्म करके यहाँ प्रशासनिक कार्यों के लिए इसे सशक्त बनाया गया, और कंपनी को सारे प्रशासनिक कार्य दे दिए गए। देखो फिर से हम 1833 के एक्ट में पढ़ा कि इनको व्यापार के लिए और राजनीति में कंपनी के 2 अलग अलग परिषद बना दी गई थी, लेकिन अब कंपनी अपना पूरा ध्यान केवल प्रशासन विस्तार में लगाएगी। तो पूर्णतः व्यापार अधिकार कब समाप्त कर दिए गए? 1833 में। इस एक्ट के तहत सिविल सेवा में खुली भर्ती का प्रयास किया गया, जिसमें जाति, लिंग, रंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन इसका किसने? कंपनी ने अपोज किया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कुछ भारत के लोग भी इन अंग्रेज़ों के बराबर बैठते। इन्हें बिल्कुल ही मंजूर नहीं था, इसलिए इन्होंने अपोज किया और ये लागू होने नहीं दिया। केवल इसका प्रयास किया गया, लेकिन ये लागू नहीं हुआ। इस एक्ट के तहत दास प्रथा का उन्मूलन हुआ, और दास प्रथा अवैध घोषित कब की गई? 1843 में एलन ब्रो के द्वारा। बंगाल में ये याद रखिएगा, बंगाल में दास निर्यात पर रोक कब लगाई गई थी? 1789 में। चार्टर एक्ट 1853। देखिए इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के परिषद में 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए, और अन्य 2 सदस्य के जोड़े जाने का प्रावधान किया गया। जो हमारा चार्टर एक्ट 1833 था उसमें गवर्नर जनरल के साथ 4 सदस्य थे, और 13 वाले में गवर्नर जनरल के साथ कितने सदस्य थे? उनके साथ 3 सदस्य थे। लेकिन अब जो चार्टर एक्ट 1853 था इसमें गवर्नर जनरल के साथ 4 सदस्य थे ही, इसके साथ 6 अतिरिक्त सदस्य कर दिए गए, और 2 अन्य सदस्य भी जोड़े जा सकते हैं, इसका प्रावधान भी कर दिया गया। तो टोटल कितने हो गए? 12 सदस्य। और इन 12 सदस्यीय परिषद को क्या बोला गया? केंद्रीय विधान परिषद। और इसमें विधायी और कार्यकारिणी कार्य अलग अलग कर दिए गए। ठीक है, और इस एक्ट के तहत सिविल सेवकों की भर्ती प्रतियोगिता के आधार पर कराई जाने लगी। BOD के सदस्यों की संख्या घटाकर 18 कर दी गई। पहले कितनी थी BOD की? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या कितनी थी? 24 थी। अब घटाकर कितनी कर दी गई? 18। देखिए अब क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पुराना ईसाई चर्च निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया था? ये कहा केरल में। कब? 52 AD में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ईसाई मिशनरी कौन था? भारत का पहला ईसाई मिशनरी कौन था? थॉमस दी एपोस्टोल। निम्नलिखित में से कौन सा श्रीरामपुर मिशन में से संबंधित था? तो कौन था? विलियम कैरी और जोशुआ मार्शमैन। ओके, और इसके साथ कौन थे? एक विलियम वार्ड। तो
इससे संबंधित कौन नहीं था? एक डेविड हेयर नहीं था। तो पूछा क्या है इसमें, कौन कौन संबंधित था? तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3। तो इसका आंसर आ जाएगा केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर 3। ईसाई मिशनरियों के किस चार्टर अधिनियम द्वारा भारत में ईसाई धर्म का प्रसार करने की अनुमति दी गई थी? तो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए किस अधिनियम के द्वारा अनुमति दी गई थी? चार्टर एक्ट 1853 इसके तहत? नहीं। चार्टर एक्ट 1793? नहीं, ये अनुमति दी गई थी चार्टर एक्ट 1813 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ईसाई मिशनरी ने 1818 में खालिस्तान में बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज की स्थापना की। ये कहाँ की थी? श्री रामपुर, वेस्ट बंगाल में। ओके। पिट्स इंडिया अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ये पारित किया गया 1784 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी प्रणाली स्थापित की? तो ये प्रणाली किस एक्ट के द्वारा स्थापित की गई थी? ये स्थापित की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम में दिए गए कथन संबंधित हैं? पहला देखो क्या कथन है, भारत में कंपनी के क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य कहा गया। आक्रमण युद्धों और संधियों को एक सामान्य निषेध रखा गया। तो ये दोनों बातें 1784 के पिट एक्ट में पता चलती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर एक्ट 1813 में 13 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है, उन पर विचार कीजिए। देखो पहला है कथन, इससे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ छोड़कर समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल, ये दोनों बात कहाँ थी? 1813 के चार्टर एक्ट में। सेकंड ऑप्शन, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। बिल्कुल सही बात है, भारत का राज्य अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ये नहीं, इस एक्ट के तहत ये नहीं हुआ। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? केवल 1 और 2। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1873 के चार्टर अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया था? तो इसमें चीन के साथ व्यापार और चाय को व्यापार को छोड़कर बाद में व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। सही बात है। इसने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के लिए प्रावधान किया। बिल्कुल नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तो हमारा कौन सा एक्ट था? ये आप लोग बताइए कमेंट्स में। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सालाना 1 लाख रुपए की राशि अलग से निर्धारित की जानी थी। बिल्कुल, ये बात कब हुई में? 1813 के चार्टर एक्ट में। तो इसका आ जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अलग कितने वर्ष तक बढ़ा दिया था? 20 वर्ष तक। चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? इस एक्ट में ईसाई मिशनरी को भारत में आकर प्रबुद्ध करने की अनुमति दी गई थी। बिल्कुल दी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी किसने ब्रिटिश इंडिया शासित क्षेत्रों में ब्रिटेन के राजा की प्रभुता स्थापित किया? बिल्कुल किया। इसमें इस एक्ट ने चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया। तो चाय के व्यापार को तो समाप्त नहीं किया था, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, तो अभी इन पर एकाधिकारी था ब्रिटेन का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1833 के चार्टर एक्ट ने कहाँ के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों को निहित कर दिया? तो ये बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उन्हें भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। चार्टर अधिनियम 1833 की मुख्य विशेषता क्या थी? चाय और चीन व्यापार के संदर्भ में पूर्ण उन्मूलन, अब एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था इसके तहत। ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप से नामित किया गया। बिल्कुल। बॉम्बे और मद्रास कानून बनाने की अपनी शक्ति से वंचित थे क्योंकि ये सारी शक्तियाँ गवर्नर जनरल के हाथों में चली गई थी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। ब्रिटिश भारत में 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किस देश के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो इसके साथ इसका ऑप्शन आएगा चीन के साथ ही तो एकाधिकार समाप्त किया गया था। निम्नलिखित चार्टर अधिनियमों में से किसने बंगाल के गवर्नर जनरल के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया? तो 1833 का चार्टर अधिनियम। निम्नलिखित में से दास प्रथा को किस वर्ष अवैध घोषित किया गया? 1833 में एलन ब्रो के द्वारा। और किसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया था? तो ये 1853 एक्ट के तहत। ओके।